नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के बीपीएससी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर और स्पेशली बीपीएससी का जो टॉप एग्जाम है जिसमें आप एसडीएम डीवाईएसपी बनते हैं, उस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उसमें मेंस आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आज मेरा ये वीडियो जो है स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है कि बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को कैसे तैयार किया जाए और उत्तर लेखन की कितनी बड़ी भूमिका इसमें होती है। जैसा कि आप सबको विदित है कि बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का आरएस का एग्जाम हो और चाहे यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो, ये तमाम जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इन सिविल सर्विसेज एग्जाम की विशेषता होती है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण को हम प्री एग्जाम कहते हैं, उसके बाद मेंस होता है और तीसरा फिर इंटरव्यू होता है। प्री एग्जाम का हिंदी में नाम जो है वो बेसिकली आरंभिक परीक्षा है, जिसे वास्तविकता में छंटनी परीक्षा कहते हैं। भीड़ से आपको अलग किया जाता है। उसके बाद आपका मेंस होता है। लेकिन आपने कभी सोचा दोस्तों कि मेंस को अर्थात मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बीपीएससी में चयन का जो मुख्य आधार होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो मेरिट का मुख्य आधार जो है आपके मेंस के नंबर होंगे। मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर मिलकर के, और आप लोग ध्यान रखना कि आपकी मेरिट बनती है। अब अगर मेंस में आपकी मेरिट बनने जा रही है तो उस कड़ी में मेंस में आए हुए नंबर जो है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इस कड़ी में बहुत सारे बच्चे केवल प्री 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 फैक्ट्स 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 याद करते हैं, उन्हें राइटिंग स्किल्स के बारे में पता नहीं होता है। आज की इस क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पेशली प्रेजेंट करना चाहूँगा कि हमारा जो एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें हम आंसर राइटिंग के बारे में पूरा फोकस करेंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए और आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी को मैंने यहाँ पर फोकस किया है। इस कड़ी में सबसे पहले तो यह है शानदार उत्तर कैसे लिखें, हाउ टू राइट अमेजिंग आंसर्स। मतलब आप ऐसे उत्तर कैसे लिखें ताकि आपके बेहतरीन नंबर वहां पर आए। इस कड़ी में लिखता तो हर कोई है, लेकिन ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अमेजिंग आंसर लिख करके और वहां पर नए आयाम स्थापित करेगा। मैंने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस किया है कि बिहार में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और इस कड़ी में इस कमी को पूरा करने के लिए आपको पता है कि आपके लिए उत्कर्ष बीपीएससी लेकर आया है एक शानदार बैच, जिसके माध्यम से आपको आंसर राइटिंग का पूरा 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 पार्ट आपको मिलेगा। न केवल समझाया जाएगा बल्कि आपसे लिखवाया जाएगा, उसको चेक भी किया जाएगा और किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए ये सब भी उसमें होंगे। तो शानदार उत्तर कैसे लिखें और उत्तर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें। मतलब जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो आपके आंसर राइटिंग में इन इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप कहोगे सर वो बिंदु कौन से हैं और उन बिंदुओं के लिए हमें क्या करना होगा? तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपको लगातार कोशिश करनी होगी और कोशिश हमारे साथ करनी होगी। आप कहोगे सर कोशिश से क्या होगा? तो मैं अपनी चंद लाइनों के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, फिर जिंदगी की राह आसान होगी। बंदे बंदे एक जुनून खुद में रख, बंदे एक ऐसा जुनून खुद में रख, फिर तेरी मंजिल से मुलाकात होगी। मंजिलें तुझे खुद सलाम करेगी, मंजिलें तुझे खुद सलाम करेगी, ना चाहकर भी दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। बस हर राह पर एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि तेरी कोशिश ही कामयाब होगी। और यहां पर कोशिश किस चीज की? कोशिश आंसर राइटिंग की, उत्तर लेखन की, कि किस प्रकार से हमें लिखना है। अगर आपने लिखना सीख लिया तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आपके सिविल सर्विसेज में बीपीएससी में आपने 50% काम कर लिया। इतनी बड़ी भूमिका जो है वो आपके आंसर राइटिंग की है। इस कड़ी में मेरा ये पॉइंट यहां पर है कि उत्तर लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कीप दिस इन माइंड वाइल राइटिंग योर आंसर्स। आपको ये उत्तर लिखते समय इन इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। और जो बच्चे, जो मैंने आपके सामने 6 पॉइंट बताए हैं और एक 7वां पॉइंट भी आपके सामने लेके आऊंगा, अगर इन 7 पॉइंट्स का आपने स्पेशली फोकस कर लिया तो निश्चित रूप से आपके नंबर जो है वो बहुत ही बेहतरीन आने के
संभावना होगी। इस कड़ी में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब आप उत्तर लिखें तो उत्तर लिखते समय सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप उस प्रश्न के लास्ट में देखें, अंत में देखें कि वहां पर टेलेंडर्स क्या आए हैं, मतलब पुच्छल्ले शब्द वहां पर क्या है। आप कहोगे सर ये पुच्छल्ले शब्द क्या होते हैं, हमने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो यहां पर टेलेंडर्स का मतलब होगा पुच्छल्ले शब्दों का अर्थ होगा कि किसी प्रश्न के अंत में, जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो यहां पर मूल्यांकन जो है वो बेसिकली टेलेंडर्स है, पुच्छल्ला शब्द है जो किसी प्रश्न के उत्तर की दिशा को तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। आप कहोगे सर हमने तो कभी देखा ही नहीं। तभी तो विद्यार्थियों से कहा जाता है कि जब आप तैयारी शुरू करो तो एनसीईआरटी से शुरू करो, क्योंकि एनसीईआरटी में इन शब्दों का प्रयोग किसी भी चैप्टर के लास्ट में सबसे अधिक हुआ है। सर कुछ पुच्छल्ले शब्दों का और एग्जाम्पल दीजिए ना सर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, हमारी पूरी क्लासेस जो है इनको ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो आपका बैच आंसर राइटिंग का 25 जून से शुरू हो रहा है। सर कुछ और टेलेंडर्स का एग्जाम्पल बताइए ना। यस, जैसे मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली इवोल्यूशन, समीक्षा कीजिए, रिव्यू, टिप्पणी कीजिए, कमेंट, संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए, राइट ए शॉर्ट नोट, अंतर स्पष्ट कीजिए, क्लियर द डिफरेंस, तुलना कीजिए, कंपैरिजन, विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस, चर्चा कीजिए, डिस्कस, विवेचना कीजिए, डिस्कस। मतलब ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लगभग 90% विद्यार्थी इन पुच्छल्ले शब्दों को इग्नोर करते हैं, और जब इग्नोर करते हैं तो वो हर बार प्री तो पास कर लेते हैं, लेकिन मेंस पास नहीं कर पाते हैं। और मेंस पास करने के लिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मेंस जो है वो इन टैलेंटर्स पे टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, चाहे छोटी सी भूमिका हो, लेकिन भूमिका इनकी जरूर है। अगर इनकी भूमिका नहीं होती तो दोस्तों, जैसे मैं कहना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी पर चर्चा कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इन सब प्रश्नों के उत्तर सेम होते, सेम नहीं होंगे। जैसा शब्द उसके अनुरूप जो है, जैसा कैलेंडर होगा उसी के अनुरूप उसका उत्तर होगा। इसलिए हमारा जो आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हम स्पेशली पुच्छल्ले शब्दों को लेकर के एक एक क्लास के अंदर एक एक पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, ताकि वहां से आप एग्जामिनेशन को कवर कर सके। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये पुच्छल्ले शब्द हिस्ट्री पॉलिटी में आते हैं तो थोड़ा सा अर्थ अलग होता है, और अगर ये साइंस टेक में आते हैं तो अलग होता है। कैसे? जैसे आप देखोगे कि चंद्रयान 3 का प्रभाव स्पष्ट कीजिए, तो अगर प्रभाव शब्द आया है तो वहां पर अप्रत्यक्ष प्रभाव और प्रत्यक्ष प्रभाव आएगा। लेकिन जैसे आ गया लखनऊ समझौते का क्या प्रभाव पड़ा, तो वहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष आएंगे। लेकिन चूंकि साइंस टेक में सकारात्मक नकारात्मक नहीं आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट उसका आएगा, तो वो भी हम आपको इस माइन्यूट डिफरेंस को समझाने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आप दोस्तों देखोगे, उत्तर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उत्तर का विस्तार कितना देना है। पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक देखा है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें शब्द सीमा नहीं दी गई है। सर इसका मतलब क्या हुआ? आप देखोगे आरएस का एग्जाम जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, वहां पर वर्ड लिमिट जो है वो 15, 50 और 100 शब्द है। अगर आप मध्य प्रदेश जाओगे तो वहां 20, 60 और 200 शब्दों के है। अगर आप यूपीएससी में जाओगे तो वहां पर 150 और 250 शब्द है। लेकिन बिहार हमारा ऐसा एग्जाम है, बीपीएससी हमारा ऐसा मेंस का एग्जाम है जिसमें वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, वर्ड लिमिट तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपके पेपर का टाइम फिक्स है इसलिए टाइम लिमिट दी गई है,
उस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रश्न को लिखते समय आपको कितने शब्दों तक वहां पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार पेज भर रहे हैं, वो पेज आपके क्वालिटी वाइज भरे जाने चाहिए। सर विस्तार का दूसरा अर्थ क्या होगा? विस्तार का यह भी अर्थ होगा कि क्या पूछा गया है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। क्या पूछा गया है, और दोस्तों जब क्या पूछा गया है तो ये भी ध्यान रखना, आप अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखना, क्या नहीं पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे? 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे? द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो यहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जिससे रहा नहीं जाएगा, और वो लिख के आ जाएगा 1857 की क्रांति के बारे में, जो कि नहीं पूछा गया। फिर पूछा क्या गया? 1857 की क्रांति के परिणामों को पूछा गया है। इसलिए जो पूछा गया है आप उससे पर फोकस करेंगे तो आपके उत्तर बेहतरीन नंबर, बेहतरीन आने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो अनुपात और संतुलन है उसका भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है प्रश्न लिखते समय। अनुपात और संतुलन का मतलब होगा रेशियो एंड बैलेंस। रेशियो एंड बैलेंस का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न बहुपक्षीय है तो दोनों पार्ट में कितना कितना वेटेज देना है। जैसे सपोज कीजिए आ गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इस पैक्ट का क्या प्रभाव हुआ। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के दो पार्ट है। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, तो पहले पैक्ट बताओगे, उसमें कितने शब्दों को दोगे, और दूसरा इसका क्या प्रभाव हुआ। तो प्रभाव में दो पार्ट आ जाएंगे, उसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। मतलब यह हुआ कि अगर यदि आपका प्रश्न बहुपक्षीय है तो बहुपक्षीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कितना रेशियो और बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट जो आपको उत्तर लिखते समय ध्यान में रखना है वो आपकी होगी प्रमाणिकता। इसको हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब होगा प्रमाणिकता का मतलब होगा कोई भी फैक्ट आप दें। जैसे 1857 क्रांति में कुंवर सिंह जी की भूमिका, तो कुंवर सिंह जी का क्या रोल रहा, कहां से थे, कौन सी रियासत थी। रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका, तो एग्जैक्टली जो फैक्ट दें वो फैक्ट एकदम आपके सही होने चाहिए, अन्यथा कई बार वो नकारात्मक प्रभाव उस पूरे प्रश्न पे डालते हैं। इसी प्रकार से उत्तर लिखते समय आप दोस्तों ध्यान रखना कि आपका उत्तर जो है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। आपका उत्तर जो है वो एकदम सरल भाषा में होना चाहिए। आपको वैसा सरल भाषा कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे सरल भाषा वो है जो जीके एंड जीएस को फोकस करती है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की ओर संकेत करती है। और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का सबसे बेहतरीन आधार जो है वो एनसीईआरटी है। इसलिए एनसीईआरटी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे समझ जाते हैं, तो उसी भाषा का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद जो 6th पॉइंट है वो आपका होगा फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, भाषा प्रवाह, जिसको हम कहेंगे लैंग्वेज फ्लुएंसी। भाषा प्रवाह आपका कैसा, कि कैसे आप उसमें लैंग्वेज की फ्लो को रखते हैं ताकि पूरा प्रश्न जो है ऊपर से लेकर नीचे तक आपका एकदम जुड़ा हुआ वहां पर उत्तर होना चाहिए। तो इस बिंदु को भी स्पेशली आपको फोकस करना है। अब आप कहोगे सर 6 पॉइंट तो आपने बता दिए, सर 7वां पॉइंट और क्या है। तो 7वां पॉइंट ध्यान रखना, 7वां पॉइंट मेरी तरफ से आप लोग जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो स्पीड को मेंटेन करना है। मतलब पूरे उत्तर में आपको कितना समय मिला गया है, उस समय के हिसाब से कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसी हिसाब से उसको वेटेज देना है और कंप्लीट पेपर करने पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि जो आपको आता था उसी में आपने 10 पेज भर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि स्पीड इस प्रकार से मेंटेन करनी है कि पूरा पेपर भी कवर हो जाए और साथ साथ में आपका उत्तर बेहतर तरीके से निकल जाए। अब उसके बाद में होगा 8वां, आप लोग ध्यान रखना, ये मेरी तरफ से एक बिंदु और जोड़ लेना, और वो है वैल्यू एडिशन। सर ये वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा? वैल्यू एडिशन का मतलब होगा, वैल्यू एडिशन का स्पेसिफिक मतलब होगा दोस्तों कि जब आप उत्तर लिखें तो अन्य छात्रों की तुलना में आपका उत्तर विशेष नजर आना चाहिए। विशेष कैसे? जैसे क्वेश्चन पूछा गया भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व, तो एक बच्चे ने बताया उसका उत्तर जो है आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व, सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व और
भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्व, तो उसने 4 आयाम के साथ उत्तर को प्रेजेंट किया। लेकिन एक बच्चे ने वैल्यू एडिशन के हिसाब से उसमें मैप और बना दिया, और मैप बना करके मतलब मानचित्र बना करके हिंद महासागर को रिप्रेजेंट करके उसने अपने उत्तर की वैल्यूएशन को और अधिक बढ़ा दिया है। तो वैल्यू एडिशंस के ध्यान रखना, हिस्ट्री के अंदर किसी हिस्टोरियन का नाम लिख करके, पॉलिटी में किसी आर्टिकल्स को पेश करके, और या आईआर में आप अगर लिखते हैं तो वहां पर करंट अपडेट कर करके अपने उत्तर को वैल्यू एडेड बना सकते हैं, ताकि आपके नंबर जो है वो दूसरों की तुलना में बहुत अच्छे आए। अब इसी कड़ी में मैं कुछ सूचनाएं भी आपको देना चाहूंगा, ये पॉइंट्स स्पेशली आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट प्लस 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, सर बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप ये 90% डिस्काउंट किस लिए दे रहे हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, बिग समर सेल चल रही है हमारी। बिग समर सेल क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब हजारों विद्यार्थी 12th का एग्जाम पास कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर पास कर रहे हैं, सेकंड ईयर पास कर रहे हैं। उनके सामने चैलेंजिंग है कि सर मैं कौन सा रास्ता चुनूं, मुझे बीपीएससी क्लियर करना है। लेकिन जब जाएगा मार्केट में तो भारी भरकम फीस देकर के अपने सपने को बदल लेगा। आपको अपना सपना बदलना नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष का मुख्य विजन जो है वो उत्कर्ष को डिजिटल शिक्षा का पर्याय बनाना है। इसलिए घर घर शिक्षा हो, घर घर आप बैठे आप तैयारी कर सको, इसके लिए अभी जो बिग समर सेल चल रहा है, जो 14 जून से लेकर 20 जून तक है, उसमें आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। 90% डिस्काउंट प्लस 13% एक्स्ट्रा। सर 13% एक्स्ट्रा क्यों सर? वो 13% एक्स्ट्रा इसलिए कि हमारा उत्कर्ष का जो मेन चैनल है वो 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हो गया है। इसलिए इस खुशी में आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, 90% के साथ में 13% तभी मिलेगा जब आप UC13 कोड यूज करोगे। UC13 कोड आपको यहां पर यूज करना है, शानदार बचत और दमदार तैयारी। लेकिन ध्यान रखना, 20 जून से पहले पहले इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसी प्रकार से आप देखोगे उत्कर्ष के साथ तैयारी हर सिविल एग्जाम पर पड़ेगी भारी। 71th बीपीएससी आपका जो है, जिसका नाम बेच का हमने दिया है चाणक्य 1.0 1 ईयर फाउंडेशन बेच होगा, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू पूरी की तैयारी आपको रह जाएगी। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। लेकिन हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज, हमारे एक्सपर्ट्स ठीक वैसे ही इसमें पढ़ाएंगे जैसे ऑफलाइन बेस में पढ़ाते हैं। बस अंतर केवल इतना होगा कि आपके और हमारे बीच में कैमरा होगा जो हमें जोड़े रखेगा, लेकिन टीचर इस प्रकार से पढ़ाएगा कि आपको ये सुखद अनुभूति हो सके कि जैसे हम सर के सामने ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको ये सारी बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई 2024 को। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 8,000 रुपये है। ऑफर प्राइस में ये 4500 में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, UC13 कूपन प्राइस मतलब जो 13% एक्स्ट्रा है उसको यूज करने के बाद ये मात्र 3,915 का। दोस्तों ध्यान रखना, इतने में आपको कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगी। इसमें आपको 71 बीपीएससी का 1 ईयर फाउंडेशन बेच यहां पर आपको मिल रहा है। शानदार बचत, दमदार तैयारी, बिग समर सेल 14 to 20 जून। उसके बाद देखोगे आप दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट है वो आपका है नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, इसके बाद का जो बिंदु आएगा वो पॉइंट आप स्पेशली फोकस करोगे, और वो आपका है उत्कर्ष के साथ तैयारी हर सिविल एग्जाम पर पड़ेगी भारी। बीपीएससी फाउंडेशन 2 ईयर। ध्यान रखना, इस बेच का नाम है अधिकारी बेच। बेच का नाम है अधिकारी बेच। इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा दोस्तों? ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपका बेसिक तैयार करने के लिए, आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी का जो मेन क्रक्स है वो दिया जाएगा। फिर प्री, फिर मेंस और इंटरव्यू की शानदार तैयारी। ये इंग्लिश होगा, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी एक साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि दोनों मीडियम से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 18,000 रुपये है। लेकिन ऑफर प्राइस में ये मात्र 6,000 में आ रहा है, और कूपन यूज करने के बाद, UC13 कूपन प्राइस यूज करने के बाद ये 5,220 का पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये केवल ऑफर जो है वो 14 से 20 जून तक है, इसलिए इस बात का स्पेसिफिक आप ध्यान रखें। उसके बाद देखोगे जो मेरा सबसे फेवरेट पेज है। सर मेरा का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर हमारे विद्यार्थियों को बीपीएससी मेंस क्लियर करना है और स्पेशली
70वीं बीपीएससी मेंस क्लियर करना है तो आपको आंसर राइटिंग की इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा, स्टार्ट हो रहा है 25 जून 2024 को, जिसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 15,000 रुपए है, लेकिन ऑफर प्राइस में मात्र 3500 में आ रहा है। यूसी 13 कूपन प्राइस यूज करने पर ये मात्र 3,045 पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये बिग समर सेल 14 से 20 जून तक है और इसमें जो आंसर राइटिंग बैच होगा इसमें आपको आंसर लिखना सिखा दिया जाएगा, इसकी हम गारंटी यहां पर ले रहे हैं। लेकिन वो गारंटी तभी मुकम्मल होगी जब हमारे साथ साथ आप भी उतनी दुगनी मेहनत हमारे साथ में करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसके बाद में उत्कर्ष के साथ तैयारी हर सिविल एग्जाम पर पड़ेगी भारी। 17वां बीपीएससी संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है। सर संकल्प किस चीज का? एमसीक्यू बैच होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से बैच होगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। सर ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ध्यान रखना, ये स्टार्ट हो रहा है 20 जून से, मतलब मात्र 4-5 दिन ही बाकी हैं, तो ये स्टार्ट हो रहा है 20 जून से, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 2,000 रुपए है। ऑफर प्राइस में 700 रुपए रखे गए हैं, लेकिन जैसे आप यूसी 13 कूपन प्राइस यूज करोगे तो ये मात्र 609 रुपए में आ रहा है। और ये बिग समर सेल जो है ये 14 से लेकर 20 जून तक है। इसलिए दोस्तों पूरी तैयारी के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरी मेहनत के साथ और ऊर्जा और आवे के साथ जुड़े रहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। मैंने आपको आज स्पेसिफिक फोकस किया कि उत्तर कैसे लिखना चाहिए। और आप लोग ध्यान रखना, उत्कर्ष क्लासेस अपने आंसर राइटिंग बैच के माध्यम से बीपीएससी के विद्यार्थियों को वो तमाम बिंदु जो उनके कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं उत्तर लिखने में, उसको सिखाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।